चलिए एक नज़र डालते हैं एनसीईआरटी बुक 10th क्लास साइंस सेकंड लेसन एसिड बेस एंड साल्ट्स। चलिए जान लेते हैं। एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जल, अम्लीय जल विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है जो अम्ल एवं क्षार की पहचान कराता है। एसिड को यदि स्वाद से देखा जाए तो यह खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। अम्ल का यदि जलीय विलयन बनाया जाए तो ये हाइड्रोजन आयन H+1+ आयन देता है। यदि क्षार का जलीय विलयन बनाया जाए तो यह हाइड्रोक्साइड आयन OH1- आयन रिलीज करते हैं। लिटमस पत्र एक सूचकांक पत्र होता है, यह नीला और लाल आता है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अनील। एसिड नीला लाल, यदि एसिड है तो नीले को लाल कर देगा, अनील। और क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये तो इसका अपोजिट करता है। तो नेक्स्ट, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है जो अम्ल एवं क्षार की पहचान कराता है। संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। यदि कोई अम्लीय माध्यम है तो वह उसका रंग लाल हो जाएगा, जबकि फिनॉल फथेलिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। तो फिनॉल फथेलिन क्षारीय यदि कोई माध्यम है, क्षारीय पदार्थ है, इसमें गुलाबी रंग पिंक कलर देता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकलता है। यह न तो अम्ल होता है और न ही क्षार। इस विलयन का उपयोग भी अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में किया जाता है। यहीं हम बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है, प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल एवं क्षार की पहचान कराती है। आपने देखा होगा कपड़ों पर वाइट जो क्लॉथ्स होते हैं उन पर सब्जी के धब्बे यदि पड़ जाते हैं, क्षारीय प्रकृति के साबुन से साफ जब हम उनको करते हैं तो उससे साफ नहीं होते, क्योंकि ये धब्बे क्षारीय प्रकृति के हैं। अतः उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए धब्बे पर अम्ल रगड़ते हैं। यानी कि आप समझिए, एसिड को यदि साफ करना है तो बेस से, बेस को साफ करना है तो एसिड से, जिससे वे आसानी से साफ हो जाते हैं, क्योंकि अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित होता है तो उसे बेकिंग सोडे को उपचार हेतु दिया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल के एसिड के इफेक्ट को समाप्त कर देता है। कुछ अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कुछ एसिड्स के नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑरेंज और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिरका में, विनेगर में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड,
दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। इसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने पर दही का निर्माण होता है। चींटी एवं नेटल के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। जैसे पहाड़ों में अक्सर ये बिच्छू घास पाया जाता है, उसमें भी यही एसिड होता है। हमारे मुंह में लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार क्षारीय प्रकृति की होती है। जो हमारी लार है वो कैसी है? बेस टाइप की, क्षारीय प्रकृति की होती है। अब हम बात कर लेते हैं इन एसिड्स में। एसिड्स भी और क्षार भी दो तरह के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। जो प्रबल एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, वो प्रयोगशालाओं में ही उपयोग किए जाते हैं, जिनसे जलने की हानि पहुंचने की संभावनाएं रहती हैं। और जैसे संतरा में सिट्रिक एसिड है, सिरका विनेगर में एसिटिक एसिड है, ये सब कैसे होते हैं? सॉफ्ट एसिड, मृदु अम्ल, जो इडेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म की। गंधीय सूचक। अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल एवं क्षारकों में परस्पर क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं के लिए हम समीकरण बना सकते हैं। जैसे एसिड और बेस की यदि रिएक्शन होती है तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होती है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गंधीय सूचक की। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, जिनको सूंघने से पता चलता है। तो ऐसे मैटर्स जिनकी स्मेल एसिड या बेस जो मीडियम है उसमें चेंज हो जाती है, ऐसे मैटर्स को गंधीय सूचक स्मेल इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ क्रिया। अम्ल एवं क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा संलवन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: एसिड प्लस मेटल इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। आइए इस प्रयोग द्वारा समझ लेते हैं। याद रहे कि हाइड्रोजन गैस एक अजीब आवाज़ की ध्वनि के साथ, विस्फोटक आवाज़ के साथ निकलती है, जलती है। एक परखनली में 5 ml डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। इसमें दानेदार जिंक डालते हैं। जिंक के दाने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। इस गैस को साबुन के पानी से प्रवाहित करने पर कुछ बबल्स बनते हैं। जलती हुई कैंडल को बुलबुलों के पास ले जाने पर ये बुलबुले एक ध्वनि के साथ फटते हैं तथा हाइड्रोजन गैस का दहन होने लगता है। अतः ये क्लियर है कि बुलबुलों में हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी। इस प्रकार क्षार भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अतः स्पष्ट है कि एसिड एंड बेस मेटल से रिएक्शन कर संगत जो साल्ट्स बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं 2NaOH 2 मोलिक्यूल प्लस जिंक इज इक्वल टू Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से क्रिया करके संगत साल्ट्स का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इनकी रिएक्शंस को
देख लेते हैं। जैसे Na2CO3 प्लस 2HCl इजिकल टू 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl एसिड इजिकल टू NaCl साल्ट सोडियम क्लोराइड। इस साल्ट को आपने देखा है और अच्छी तरह से इसको देखा है। क्या आप इसका नाम जानते हैं? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट, एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शंस होती है वो साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करती है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एसिड प्लस बेस इजिकल टू साल्ट प्लस वाटर। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट कर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर उदासीन विलयन बनाते हैं। अतः इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या रियलिटी में एसिड एंड बेस एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं? प्रयोग एसिड एंड बेस में आपस में रिएक्शंस। तो इसको एक प्रयोग के द्वारा हम समझते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml सोडियम हाइड्रॉक्साइड का घोल सॉल्यूशन हम लेते हैं, जिसमें 2 बूंद फिनोल्फथेलिन विलयन डालते हैं। फिनोल्फथेलिन विलयन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग पिंक कलर देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह बेस है। एंड नाउ इस सॉल्यूशन में 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालते हैं तो देखते हैं कि पिंक कलर गायब हो जाता है और ये क्षारीय इसकी जो बेस है वह कम होती जाती है, क्योंकि HCl एंड सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH से क्रिया कर, देखिए HCl एसिड है और NaOH बेस है, क्रिया कर सोडियम क्लोराइड NaCl और जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड इसमें साल्ट्स है और जल H2O का निर्माण होता है। अब यदि इस विलयन में सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो पिंक कलर फिर से हमें दिखने लगता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एसिड एंड बेस एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इजिकल टू सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। एसिड्स की मेटल ऑक्साइड्स से रिएक्शन कराने पर ये एसिड एंड बेस की रिएक्शन की तरह साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। बिकॉज एसिड एंड बेस की रिएक्शन से साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। सो डैट निष्कर्ष ये निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड क्षार होते हैं जो अम्लों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड किसी मेटल का ऑक्साइड प्लस एसिड इजिकल टू साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी कि बेस के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शंस। अधात्विक ऑक्साइड्स क्षारकों से क्रिया कर लवण
तथा जल बनाते हैं। एसिड वो साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। बिकॉज एसिड एंड बेस की रिएक्शन से साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एसिड होते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, ये CO2 से रिएक्ट करता है। तो इधर प्रोडक्ट में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। नेक्स्ट, एसिड एंड बेस में सिमिलरिटीज। सभी एसिड मेटल से रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है एंड अम्लीय विलयन विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्ट करता है, जिसके कारण एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और क्षारीय विलयन इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज उनमें हाइड्रोजन धनायनों की कमी होती है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन धनायन उपस्थित होते हैं वे सभी यौगिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार कैसे क्रिया करते हैं? जलीय विलयन में एसिड एंड बेस किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोजन धनायन प्लस आयन फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ H+ आयनों के रूप में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। HCl + H2O हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस H वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू H3O + Cl, H1+ + H2O इक्वल टू H3O+। नेक्स्ट, क्षारकों को जल में घोलने पर निम्न रिएक्शंस होती हैं। क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। सभी क्षारक जल में नहीं घुलते। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये साबुन की, डिटर्जेंट की तरह स्पर्श होते हैं, चिकने महसूस होते हैं। साबुन की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है। तो इस तरह से ये भी क्षार भी, बेस भी चिकने महसूस होते हैं। इन्हें छूना और चखना टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक हानिकारक होते हैं। जैसे प्रबल एसिड हानिकारक होते हैं, वैसे ही प्रबल क्षार भी हानिकारक होते हैं। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार एंड दुर्बल क्षार। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी H+ आयन रिलीज करते हैं, तथा क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन रिलीज करते हैं। उदासीनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं: एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। तो क्या रियली में जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? इसे भी एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम समझने के प्रयास करते हैं। एक बीकर में 10 ml वाटर लेकर इसे हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे अम्ल या क्षार की कुछ बूंदें डालते हैं।
तो देखने में आता है कि कांच का जो बीकर है गर्म होने लगता है। अब एक बीकर गर्म क्यों कैसे हुआ? इसका मतलब जब इनकी रिएक्शन हुई तो उसमें ऊष्मा रिलीज हुई, हीट को रिलीज किया, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो जल में एसिड या बेस मिलाने पर इसके प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जैसे देखिए, जो कॉन्सनट्रेट एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर में बूंद बूंद करके एसिड या क्षार को मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण, डाइल्यूशन कहते हैं। इसके लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड इक्वल टू H2O, यानी कि ये इसमें वाटर में इसको बूंद बूंद करके मिलाया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। तो हमें Na1+AQ मीन्स अवक्षेप प्लस OH, ये भी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। OH1- हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम आयन। KOH H2O इक्वल टू K1+ OH1-, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड इक्वल टू Mg2+ आयन। देखिए 2+, Mg के 2+ आयन, यानी कि प्लस जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं, और माइनस साइन आयन रिलीज करता है ऋणायन। ये इंडिकेट करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एसिड एवं बेस के सॉल्यूशन की प्रबलता कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? इंडिकेटर्स का यूज कर हम यह जान सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस, लेकिन वह प्रबल है या दुर्बल, इसकी जांच इंडिकेटर्स की सहायता से नहीं कर सकते। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यह यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का एक मिश्रण होता है। pH स्केल हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है, जिसमें यह पता चलता है कि कोई विलयन प्रबल है अथवा दुर्बल। pH में P सूचक है, इसे जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर। NH4 हाइड्रोनियम आयन, इनके पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। pH स्केल को 20 से शुरू करते हैं, तो बीच में जो उसका मान होता है pH 7 न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है और ना वो बेस होता है। 7 से जैसे हम LHS लेफ्ट साइड को चलते हैं तो वो एसिडिक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और 7 से जब हम राइट हैंड साइड को चलते हैं तो उसकी जो बेस है वो उसकी प्रकृति बढ़ती चली जाती है। कुछ मुख्य पदार्थों के pH मान, जिसको आप नोट कर लें। जठर रस का pH मान 1.2 होता है। 1.2 7 से बहुत कम है, यानी कि जैसे 7 से लेफ्ट साइड को चलते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे एसिडिटी बढ़ती जाती है, यानी कि 1.2 बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल है। नींबू के
रस का पीएच मान 2.2 होता है, यह भी। जठर रस के पीएच से कम है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह लगभग न्यूट्रल है, उदासीन है। डिस्टिल्ड वाटर। और ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच वैल्यू 10 होती है। यह कैसा है? दुर्बल प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 होता है। इसके मुकाबले मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच दुर्बल क्षार होता है। और पीएच 14 क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये प्रबल क्षार है। तो ये एंटासिड के रूप में कार्य करते हैं। जब एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो एंटासिड प्रति अम्ल उसको दिया जाता है क्षार के रूप में। लवणों का पीएच मान। लवणों का पीएच मान, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू रिएक्शंस में भाग लेने वाले एसिड एंड बेस की प्रबलताओं पर निर्भर करता है। यह विक्रिया में भाग लेने वाले अम्ल एवं क्षार दोनों प्रबल हों तो उदासीन लवण का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल पर दुर्बल क्षार की क्रिया से प्राप्त लवण अम्लीय होता है तथा प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल की क्रिया से प्राप्त लवण क्षारीय प्रकृति का होता है। अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता। अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता विलयन में उपस्थित क्रमशः हाइड्रोजन आयनों तथा हाइड्रोक्साइड आयनों पर निर्भर करती है। H+ और OH- आयनों पर डिपेंड करती है। विलयन जो जल में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल, प्रबल अम्ल तथा कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो जितने अधिक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वो उतना ही प्रबल अम्ल, और जो कितना कम हाइड्रोजन आयन देता है उतना ही कम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। विलय में अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्षार प्रबल क्षार और कम संख्या में हाइड्रोक्साइड OH- आयन देने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। यानी कि जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन अधिक देगा वो प्रबल अम्ल, कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वो दुर्बल अम्ल, और ऐसे ही क्षार में जो अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो प्रबल क्षार, जो कम देगा वो दुर्बल क्षार कहलाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें पीएच की वैल्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स की पीएच पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन के प्रति हाइड्रोजन आयन के प्रति संवेदनशीलता। हमारे शरीर का पीएच मान लगभग 7 से 7.8 तक होता है। पीएच का मान घटने या बढ़ने पर हमें कुछ अस्वाभाविक लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पीएच कम हो जाएगा 7 से तो एसिडिटी बढ़ती है, और 7 से अधिक हो जाएगा तो बेस क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, जो दोनों ही कष्टकारी मनुष्य के शरीर के लिए होती है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से थोड़ा कम होता है। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी ऐसी वर्षा जिसका पीएच स्केल 5.6 से कम होता है एसिडिक रेन कहलाती है। इस वर्षा के जल से जीवधारियों की जीवन में मुश्किल उत्तरजीविता जीने में कठिनाई होती है तथा जलीय जीव इससे समाप्त भी हो सकते हैं। बगीचे की मिट्टी
जो आपका बगीचा है उसकी मिट्टी पीएच अच्छी उपज के लिए पौधों को विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। पौधों के वृद्धि विकास के लिए उदासीन मृदा उपयुक्त होती है। कैसी मृदा? जो न्यूट्रल हो, जो एसिडिक भी ना हो और क्षारीय प्रकृति की भी ना हो, ना अम्लीय हो और ना क्षारीय हो। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच स्केल हमारे आमाशय से HCl जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है रिलीज करता है, जो बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में, इनडाइजेशन की सिचुएशन में हमारे आमाशय में स्टोमक में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारे स्टोमक में पेन एंड जलन महसूस होने लगती है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए ही हम एंटासिड यूज करते हैं। पीएच के कारण दंत क्षय, दांतों की जो क्षति होती है वह पीएच के कारण होती है। हमारे मुंह का जो पीएच है वो सामान्यतः 5.5 होता है। यदि इससे कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। दांतों का जो हमारे इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो जल में नहीं घुलता। यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में बचे अवशिष्ट मीन्स बेकार पदार्थ एवं शुगर का अपघटन कर जल अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। इस सिचुएशन में दांतों का क्षय होने लगता है। जो कैल्शियम फास्फेट की जो परत होती है, पदार्थ होता है, उसका क्षय होने लगता है। आफ्टर मील हमें प्रॉपरली अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, जिससे कि अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ वहाँ से क्लीन हो जाते हैं। इसलिए अम्ल भी बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः दांतों का क्षय भी नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, यह एक ऐसा साल्ट है जिसे HCl एवं NaCl की रिएक्शंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। HCl प्लस NaOH, तो हमें प्राप्त हो जाता है NaCl साल्ट, जो साधारण भाषा में इसको हम नमक भी कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए एक कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रम। सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH के निर्माण करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित करने पर NaCl वियोजित हो जाता है। सोडियम, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी जो विद्युत द्वारा हो रही है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में देखा था। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले उत्पाद क्लोरीन जैसे क्लोर और सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH क्षार होते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड कहाँ बनता है? कैथोड पर। तो 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल इक्वल टू सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के उपयोग खाद एवं अमोनिया निर्माण करने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड, क्लोरीन के उपयोग जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल, पीवीसी निर्माण में, रोगाणुनाशक एवं कीटनाशक आदि के निर्माण में इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक निर्माण में, कागज निर्माण आदि में। हाइड्रोजन अम्ल के उपयोग इस्पात की सफाई करने में, औषधियाँ बनाने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में एवं सौंदर्य प्रसाधन आदि में किया जाता है। बात कर लेते हैं व्यंजक चूर्ण, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका यूज रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, वस्त्र उद्योगों में, कागज फैक्ट्री में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में एवं किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन इजिकल टू कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड व्यंजक चूर्ण प्लस H2O। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा के यूजेस। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का यूज एसिड को उदासीन करने के लिए किया जाता है। ये एंटासिड की तरह यूज होता है। इसका यूज खाने को शीघ्रता से बनाने के लिए भी किया जाता है। इसे गर्म करने पर निम्न क्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इजिकल टू Na2CO3 सोडियम नेट प्लस H2O जल प्लस CO2 रिलीज होते हैं। जैसे केक वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। भटूरे बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। मुंह में पानी तो नहीं आ गया भाई? हाँ, इसका उपयोग एंटासिड के निर्माण में भी किया जाता है। यह एक क्षारीय प्रकृति का होता है जो एसिड को उदासीन करता है। बेकिंग सोडा, सोडा वाटर अग्निशमक में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन इजिकल टू कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एसिड का सोडियम लवण हमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी के खमीर उठाने में और भटूरे बनाने में किया जाता है, जिससे कि पदार्थ अच्छे और स्पंजी बन जाते हैं। कपड़े धोने का सोडा, इसे आम भाषा में कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट। इसका निर्माण बेकिंग सोडे को गर्म करके पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, जिससे सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह सोडियम कार्बोनेट को नम बनाए रखता है, मॉइस्चर करके रखता है। सोडियम कार्बोनेट तथा धोने के सोडे के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में, बोरेक्स, सोडियम यौगिक बनाने में, घरेलू साफ सफाई, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O इक्वल टू Na2CO3 टू 10H2O। क्रिस्टलन का जल, जैसे हमने यहाँ बात की थी जल की, कठोर जल। तो जल भी दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। क्रिस्टलन का जल, जल के क्रिस्टलों में जल उपस्थित होता है। लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं।
किसी लवण की एक इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O, अतः इसे एक इकाई सूत्र में जल के 5 अणु होते हैं। जल के कितने अणु हैं? 5। नेक्स्ट जिप्सम। जिप्सम एक अन्य पदार्थ है जिसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट, ये जिसके एक इकाई सूत्र में 2 जल के अणु लगे होते हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के 2 अणु जुड़े होते हैं। बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 × 12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यह है जब हम अक्सर सामान्यतः कहते हैं कि POP बाज़ार से लेके आ जाओ। इसका यूज क्या है? POP मकान में POP करने में या प्लास्टर किसी के करने में यूज होता है। तो यह POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मार्केट से जिप्सम के रूप में प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट के 2 सूत्र एक जल के अणु से जुड़े होते हैं। इसके यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामान बनाने में, टॉयज बनाने में, सतह को चिकना बनाने में और कमरों की छतों पर डिजाइन बनाने में यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण। तो जब हम ये सूखा पाउडर हमें मिलता है, इसमें हम जल मिलाते हैं तो वह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट × 12H2O + H2O, तो CaSO4 × 2H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखे आएंगे इस लेसन की एक्सरसाइज। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।